हेलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे प्राचीन विश्व का पार्ट 2 पे हम लोग बात करेंगे। राइट। वैसे तो मुझे 12th क्लास का मैथ का वीडियो बनाना था, लेकिन मैंने सोचा चलो यही बना लेते हैं अभी। तो अभी देखिए, इसके मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो आ चुका है इसका। और इसमें जो है अभी हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, इसमें मैंने सारी चीज़ें बता चुकी है आपको। तो डायरेक्टली मैं ये सीधा आ जाता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 27 नहीं 7। तो नेक्स्ट 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 पेज नंबर ये 16, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। अब मैं आगे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो है ज़्यादा शेयर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, NIS वालों को वैसे भी क्लासेस नहीं होती है, तो आप भी हेल्प करो उन बच्चों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने में। तो आज हम यहाँ से सीखेंगे और यहाँ से जानेंगे इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास जो भूतकाल की चीज़ें जो हुई है, और यह सच्चे लोग और सच्ची घटनाओं के बारे में बताता है। ऐसे नहीं, मनगढ़ंत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। यहाँ पर मनगढ़ंत चीज़ें यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पे तो लिखा है यहाँ पे, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर, यह केवल विचारों और ख्यालों से नहीं बना कि क्या होना चाहिए, बल्कि यह ज्ञान है कि क्या हुआ था वहाँ पर। ये हमें पढ़ना कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या था, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अभी ऐसे थोड़ी ना हम कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी आप सुन लेंगे, है नो, ऐसा नहीं है यहाँ पर है। तो वह किसी एक के बारे में संबंधित नहीं है, यह देशों तथा समाजों से संबंधित है, ना कि किसी राजा या रानी के बारे में नहीं है, परंतु पूरे समाज और व्यक्तियों के बारे में है। ये आपको समझना, पूरे व्यक्तियों के बारे में। यह हर एक इंसान, नर या मादा, अमीर और गरीब के बारे में है। इस बात से बेहतर है कि उनका धर्म क्या है, जात क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों का बीते हुए समय में क्या हुआ था? ठीक है, इसकी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। इस विषय को पढ़ते समय जो चीज़ आपको पसंद आए उसे आपको एक कॉपी में लिख लें। इसके बाद इंटरनेट और पुस्तकालय में जाकर उसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने में हम आपकी मदद करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर है कि भाई हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं, हमें इतिहास में क्या पढ़ना होता है और हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं वो अपने पूर्वजों की जड़ तक, उनकी ताकत, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। हमें मालूम होना चाहिए ना अपने पूर्वजों के बारे में, हमें मालूम होगा तभी तो हम पढ़ेंगे। तो अगर इस पैराग्राफ में आप ध्यान से देखिए, इस पैराग्राफ में कि भाई हम पढ़ते क्यों हैं हिस्ट्री, इसके अलावा आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि जिन पे हमें गर्व होता है, प्राउड भी तो फील होता है जो वो काम उन्होंने जो किया है, तथा उनसे हमें आगे बढ़ने की दिशा मिलती है। भाई ये गलती यहाँ तक हुई थी, अब हमें ये गलती नहीं दोहराना है, या ये गलती हमें नहीं करना है, इससे हमें ये भी तो पता चलता है। और हमारी उपलब्धियाँ की जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होती, जैसे कि स्वाइन फ्लू भी एक बार आया था, तो उस समय कैसे लोगों ने हिस्ट्री में है ना, वो कैसे उन लोगों ने क्योर पाया था, तो कोरोना का टाइम में भी कुछ दिमाग लगाया गया। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो हमारी उपलब्धियाँ, इतिहास से तो मरे हुए लोगों से ही जुड़ा होता है। तो हकीकत में भूत हमारे जीवन में वर्तमान और भविष्य में काफ़ी महत्व रखता है। ये आपको ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखा है इन्होंने कि भाई जो हमारा भूतकाल होता है वो हमारे वर्तमान को सही कर देता है, और जब हमारा वर्तमान बच्चों सही हो जाता है तो भविष्य अपने आप सही हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि हो सकता है अतीत में यानी भूतकाल में आपके पापा उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे या उनकी इच्छा रही होगी, तो अब उससे वो सबक लेते हुए वर्तमान में यानी आपको वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका भविष्य अच्छा होगा तो पूरी फैमिली का भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो इन सब का कुल मतलब यह हुआ कि इतिहास का ज़्यादा प्रभाव नर मादा के जीवन का अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी की वजह बन सकता है। देखिए, अगर आप हिस्ट्री से सीख लेते हैं तो ज़िंदगी में जो है ये लिखा है बढ़ोतरी हो सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम सीख लेते हैं, अगर हम सबक लेते हैं पुराने हिस्ट्री से, तो हमें ये सबक मिलता है कि हमें ये गलती दोहरानी नहीं है, हमें ये सबक मिलता है। हम सोचते हैं कि हम अपने भूत के बारे में जानते हैं तो हम ऐतिहासिक भवनों से जुड़ते हैं, ज़्यादातर हम सब भूत से जुड़ते हैं तो हमें गर्व होता है और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहते हैं ये। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऐतिहासिक भाव का ज्ञान, देखिए आपके अंदर भाव होना चाहिए। भाव क्या होता है, अगर हम भाव की बात करें बच्चों, तो भाव मीन्स व्हाट, भाव का मतलब होता है आपके अंदर इमोशन, आपके अंदर एक कहते हैं भगवान भाव से मानते हैं। तो अगर मैं ये भाव की बात करूँ यहाँ पे, ओ स्टार का लग गया ये तो
चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, स्टार लग गया होगा ये, कोई नहीं। देखिए यहाँ से जो है अगर इस पैराग्राफ को हम ध्यान से देखें तो ये भाव वाली बात आ जाती है। भाव क्या होता है? भाव का मतलब होता है, अभी पढ़ते हैं भाव का मतलब समझते हैं इसको, हम लोग कलर चेंज करके इस तरह से पढ़ते हैं। देखिए कहता है ऐतिहासिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमें भूत के सामाजिक तथा संस्कृति का विषय की जानकारी देता है। इन सब की जड़ हमें उन सब वस्तुओं में मिल जाएगी जैसे कि कला, सच, दफनाना, टूटी हुई इमारतें, ऐतिहासिक भवनें। ये सब क्या आपको बता रहा है? ये सब क्या बता रहा है आपको? ये सब आपको बताता है कि हिस्ट्री में ये चीज़ें हुई है। वो इसका रूपांतरण करके जानने के लिए यह वस्तुएं कौन से समय से है, इसी अध्ययन से हमें पुराने शिल्प तथा लिखित रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं। तभी तो ध्यान से इनको म्यूजियम में रखा जाता है या इनको वहाँ स्टडी करने के लिए रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना साल पुराना है ये। तो ज़्यादा समय यह तत्व ज़मीन में दफन होते हैं और उनको निकालने के लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि खुदाई करेंगे तभी तो आपको मिलेगा यहाँ पे। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और नालंदा कुछ ऐसे ही स्थान है। देखिए ये तीन यहाँ पर जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये तीन जिक्र किया है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ इसमें मुझे सीबीएसई से ज़्यादा हिस्ट्री इसकी अच्छी लग रही है, ठीक है। सीबीएसई को मैंने पढ़ाया लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मज़ा इसमें है। देखिए मोहनजोदाड़ो के ऊपर तो मूवी भी आ चुकी है ऋतिक रोशन की, वो आप देख लेना। हड़प्पा संस्कृति भी मोहनजोदाड़ो की तरह ही थी। नालंदा, क्योंकि मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ, बिहार से हूँ, वहीं पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, मतलब नालंदा जो है एक विश्वविद्यालय था अपने समय में, जिससे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। अब हुआ क्या कि यहाँ पूरी दुनिया से देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और इतना बड़ा एरिया है। ये खंडहर आज है, बताओ अभी बस थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों खंडहर। आपको अंदर से क्रोध और गुस्सा बहुत आएगा आपको जब मैं बताऊँगा, तो आपका खून खौल उठेगा। तो जब मैं सोचता हूँ वहाँ से गुजरता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। तो हुआ ये कि पूरी दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। जब यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते थे तो समझ सकते हैं कि कई सारे विषयों की पढ़ाई होती थी और यहीं पर रहते थे वो। लेकिन कहते हैं कुछ आक्रमणकारी, जैसे अब अफगानिस्तान में आप देख लीजिए किस तरीके से सरकार ने तख्ता पलट ले लिया तलवार के दम पे। तो हमारे देश में भी जो है इस तरीके की चीज़ें रही, कुछ आक्रमणकारी, कुछ लुटेरे रहे। इस तरह के उन्होंने क्या किया कि खुद तो कहते हैं ना बकलोल थे ही वो, और बकलोली जैसा काम भी उन्होंने किया। क्या किया कि बख्तियार खिलजी नामक एक था, वो किसी का सेनापति था उस समय, कौन था मुझे डेट एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बख्तियार खिलजी मुझे याद है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, उस कमीने ने क्या किया, उस नालंदा यूनिवर्सिटी को पहले तो वहाँ मारधार कत्लेआम किया होगा, ठीक है, अफगानिस्तान तो एक ट्रेलर है आपका। उसके बाद वहाँ पर किताबें जला दी, और क्योंकि मैं लोकल वहीं का हूँ, वहाँ पर अक्सर मेरा आना जाना होता है, 6 महीने किताबें जली थी। भाई आपको राजनीतिक शासन करना है, आपको देश समाज पकड़ना है, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धरोहर और संस्कृति को ख़त्म करना ये बहुत गलत बात है ये। अब आप समझिए कितना ज्ञान विज्ञान की बातें उसमें रही होगी और कितनी किताबें रही होगी जो 6 महीना जला होगा। और आज भी इस बात का तकलीफ पर्सनली मुझे और लोकल लोगों को होता है। वहाँ एक स्टेशन है बख्तियारपुर, बख्तियार खिलजी के नाम पे आज भी है। हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं फेसबुक पे कि हमें ये स्टेशन का नाम बदलना, उस लुटेरे के नाम पे आज भी बख्तियारपुर नाम से है। मुझे तो कोई संशय नहीं होता है, लुटेरा को हम लुटेरा ही कहेंगे। उसने हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति को उसने नष्ट किया है। उसकी किताबें उन्होंने जलाई, 6 महीना किताबें जली। और फिर वहाँ से जो है उसी साल कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत तेज़ी से फिर देखते हैं आज पूरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से है। तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस था। तो उसमें पता नहीं कितनी किताबें, कुछ किताबें छुपकर जर्मनी वाले ले गए, कुछ विदेश में ले गए, कुछ इटली ले गए, जो आज भी रिसर्च करते रहते हैं, आज भी कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं, सीक्रेट जो बताते नहीं है और रिसर्च करके रिजल्ट लाते रहते हैं। तो ये अपनी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी खुदाई करके निकाले गए, जिनमें हमें बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्त हुई। ऐसे खुदाइयों के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक खोज पर्सी फिटालू में हमें गुजरात के निकट समुद्र से मिले। यह माना जाता है कि जो खोज हुई वह जगह हिंदू भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ हमें खुदाई जब करते हैं, जैसे यहाँ देखो गुजरात के बारे में दिया है, तो गुजरात के मतलब पर्सी फिटालू यानी गुजरात के निकट समुद्र से मिला है। तो अभी इसका वीडियो भी देखिएगा। समुद्र के अंदर कहते हैं पूरी द्वारका पूरा सीढ़ी है,
पूरा राजा का महल है, सब के सब समुद्र में चला गया, तो वहाँ भी खुदाई हुई है और वहाँ अंदर में जाके पता चला है। तो हिंदू धर्म में जो भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता है, तो जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी पूरी की पूरी द्वारका, जहाँ वो थे ना, वो द्वारका नगरी थी। तो ये जो द्वारका नगरी है, ये द्वारका नगरी उसके अंदर चली गई है। क्योंकि वैसे भी देखिए सनातन धर्म काफ़ी पुराना है। आप सनातन धर्म को देखिए, संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है, और सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए धर्म को मुद्दा बनाकर लड़ाई करना बेवकूफ़ी है। मेरा मानना है किसी का धर्म पुराना हो सकता है, किसी का धर्म नया हो सकता है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन किसी को इस बात की ना आपत्ति होनी चाहिए, ना किसी को इस बात पे ये होना चाहिए कि मेरा धर्म पुराना है तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी जिस धर्म में है, आपको जो भी, आप आज़ाद हैं, भारत के आज़ाद व्यक्ति हैं, भारत आज़ादी मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आपको सारी आज़ादी मिली है। तो आप जिस धर्म में भी हैं, और कोई भी धर्म नहीं सिखाता है गलत काम करना, मुझे इतना ज़रूर पता है। तो आप जिस धर्म में भी हैं उस धर्म को आप पालन कीजिए। लेकिन अगर गलत कुछ ऐसा है, जो बीच वाले लोग हैं जो कह कुछ रहा है सिखा कुछ रहे हैं, वो गलत हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, पॉकेट ये शरीर में बम बांध के खुद को उड़ा लेना, ये किसी धर्म में मुझे नहीं लगता बताया जाता है। तो धर्म को बदनाम करने वाले लोग भी कई बार बीच में आ जाते हैं, वो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, जो कहा कुछ जाता है सिखाते कुछ है वहाँ पर। तो हमें धर्म के नाम पर लड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। तो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, वो भी हमने अभी ढूंढा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है। वीडियो का लेंथ कितना हो गया, 11 मिनट का हो गया है। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बड़ा ही मैं फीलिंग इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं खुद इसे फील करना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, एक सफ़र ऐसे स्थानों पर हमें उस समय ले जाती है, ऐसी जगह पर जाने का जब भी आपको मौका मिले तो जाना चाहिए, और आपको ऐसे स्थानों पर विदेशों में भी जाना चाहिए। तो अगर इस पैराग्राफ को हम ध्यान से पढ़ें, इस पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में, तो देखिए इस पैराग्राफ में लिखा, मिली हुई प्राचीन सामग्री हमें लिखित हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई चीज़ें हो सकती है, स्तंभ, लोहे की तख्तियाँ, सिक्के, मोहरे, औजार, खिलौने एवं तस्वीर भी शामिल है। वह हस्त नियम, चित्र और इमारत हमें उस समय का एक सुझाव देते हैं कि उस समय हुआ क्या था। अपने शहर में उस जगह जाए जहाँ पर ऐतिहासिक इमारत हो और वहाँ प्राचीन वस्तुओं का संग्रह हो, और जानकारी प्राप्त कीजिए और वह वस्तुएं किस समय की है। इंटरनेट में आप सर्च कीजिए, पुस्तकों में पढ़िए। मैं लाल किला गया था एक टाइम, फर्स्ट टाइम, ये 2011 में गया था मैं। तो जब मैं लाल किला गया था तो उस समय ने मतलब देखा था वो म्यूजियम में किस तरह से उस समय के लोगों की चीज़ें रखी हुई है, और भी बहुत सारे म्यूजियम में उसमें होता है, ये रखा हुआ है। तो इससे हमें से पता चलता है ना कि उस समय क्या क्या चीज़ें थी, कैसे थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, क्या आप जानते हैं प्राचीन खोज का कार्य संस्कृति के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है, कल्चर मिनिस्ट्री है, जहाँ पर ये आता है, वहाँ खुदाई वगैरह जो होता है। तो इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना या नई खोज करना, उन चीज़ों की हिफाजत करना इसी मंत्रालय के पास है। इस कार्य को देखने के लिए 24 खंडों में बांटा गया है। इस कार्यमंडल के पास बहुत ही शैक्षणिक कार्यकारिणी होते हैं, जैसे कि जो प्राचीन की वस्तुओं की जानकारी रखते हैं। तो चित्रकार मौसम की जानकारी रखने वाले वैज्ञानिक हैं। इस जानकारी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए ये दिखा भी है, www.asi.nic.in पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए मैं आपको क्या बताना भूलता हूँ, नई जानकारी मैं हमेशा आपको देता हूँ। देखिए जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो उस समय 6 महीना किताबें जली थी। कितना? 6 महीना, ठीक है, 6 मंथ, लगभग 6 महीना किताबें जली थी। तो आप सोचिए 6 महीना मतलब लाखों किताबें होंगी। कितनी किताबें होंगी? लाखों किताबें होंगी। अच्छा वो किताबें ऐसी वैसी किताबें नहीं थी, उसमें साइंस भी था, उसमें साइंस भी था। तो क्या पता अगर वो साइंस हमारे पास होता तो आज हम और आगे होते, आज हम काफ़ी डेवलप कर चुके होते, दुनिया कुछ और आगे होती। तो ऐसा करके हुआ क्या कि हमारा नुकसान हुआ है। हमारा नुकसान कैसे हुआ है? अभी दुनिया को, साइंस को डेवलप करने में बहुत टाइम अभी लगेगा। हम ये समझिए कि लगभग हम अभी 250-2500 साल बैक चले गए। हम बैक हो गए, 2500 साल बैक हो गए इन किताबों की वजह से। गूगल तो था नहीं, तो 2500 साल बैक हम लोग पीछे चले गए। ये दुख होता है जानकर। मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं मुझे दुख होता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया, नहीं।
मैं एक भारतीय हूँ इसलिए मुझे दुख होता है, मैं इस धरती पर रहता हूँ इसलिए मुझे दुख होता है क्यों भारत आगे होता। क्यों भारत आगे होता? अगर ये किताबें मिल गई होती, ये किताबें वाकई में सुरक्षित होती, तो इनका रिसर्च करके ना जाने भारत कितना डेवलप कर चुका होता। हम सल्यूट करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। बहुत दुख है मुझे कि उनकी डेथ हुई। जब उनका डेथ हुआ था मुझे अचानक सदमा सा लगा था। एक भारत का अमूल्य व्यक्ति चले गए जिन्होंने मिसाइल दिया। अभी भी रिसेंटली जो है, अभी 2 दिन पहले जो बिपिन रावत जी सीडीएस जो हमारे थे, वो उनका असमय निधन हो गया। इस बात का भी दुख है भाई। वो एपीजे अब्दुल कलाम, बिपिन रावत, ये देश के तो थे ही, हमारे घर के भी थे, क्योंकि उनसे हमारा भी बचाव हो रहा था। तो जब संस्कृति का मतलब संस्कृति को नष्ट किया जाता है तो कई पीढ़ियां पीछे हो जाती है, कई सारी चीज़ें पीछे हो जाती है। आप सोचिए ना, आप 1-2 किताब पढ़ के, मतलब आप सोचिए पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक आप कितनी किताबें आपने पढ़ा होगा। अगर एक क्लास में 10 बुक मान लेते हैं, टोटल 120 किताब पढ़ा होगा। 30 किताब और जोड़ देता हूँ आपने, मतलब 150। 50 किताब और जोड़ देता हूँ, यानी 200 किताब में आप पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं। 200 किताब में, पूरी ज़िंदगी भर में 200 किताब में। और वहाँ तो कितनी लाखों किताबें होंगी भाई साहब, जो मतलब 6 महीना जली थी। ये सोचकर तो दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन बिहार सरकार कहाँ सुनने वाली है, कान में जो है तेल डाल के बैठी हुई है। आगे देखिए, मतलब बिहार सरकार इसलिए बोल रहा हूँ, वो नाम बदलती नहीं है ना, उन्हें कहते नहीं जो है ठीक है। उनको तो बिहार में डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, राजनीति बस पूड़ियाँ सेकना है। देखिए यहाँ पर लिखा है, उन सभी विषयों के बारे में लिखे सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए जरूरी है तो सारे लिखिए। देखिए भूगोल के बारे में लिखे। भूगोल क्या है? इतिहास और प्राचीन ज्ञान अधूरा रहता है बिना वहाँ का भूगोल जाने बिना। देखिए भूगोल जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम भूगोल नहीं जानेंगे तब तक चीज़ें हमारे सामने क्लियर नहीं होगी। तो यहाँ भूगोल वह ज्ञान है जो हमें उन संसार के बारे में बताता है जहाँ रहते हैं। भूगोल एक ऐसा विषय है जो सामान्य ज्ञान के वास्तविक विज्ञान से जोड़ता है, समाज एवं जिंदगी के बारे में। देखिए भूगोल एक जरूरी मुद्दा माना जाता है, मतलब कहाँ स्थान है, वहाँ का रहन सहन, राजनीतिक स्तर, अर्थशास्त्र, ये वातावरण कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें भूगोल में पता चलती है। तो इतिहास जब हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उस ज़माने में लोग कैसे रहते थे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, सब ये मैं आपको समझा चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कुछ पॉइंट यहाँ दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, भूगोल हमें दूसरे विषयों का भी ज्ञान देता है। अगर हमें किसी देश के भूगोल के विषय में जानते हैं तो ये भी जान जाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। इस पाठ में हम यही सारी जाने, जैसे प्राचीन युग में मनुष्य ने धनुष, बाण और अन्य औजार कैसे बनाए। भूगोल पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि क्यों बर्फ युग के बाद वातावरण में कोई बदलाव नहीं आया। एक बर्फ युग आया था, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बर्फ युग आया था, बर्फ ही बर्फ था, केवल बर्फ युग आया था, सब पढ़ेंगे हम लोग ये। इसी का परिणाम है कि कई घने जंगल समाप्त हो गए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे? तभी तो घास खाने वाले जानवर, हिरन, बकरी, भेड़ या बारहसिंगा की तादाद बढ़ गई उस समय पे। आप यह तो जानते होंगे कि जानवर तेज भागते हैं, तो इन तेज दौड़ने वाले जानवरों का शिकार भारी हथियारों से होना नामुमकिन था। यानी भारी हथियार आप फेंकेंगे अगर, तो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो हल्के हथियार होना है, जिसके लिए हल्के हथियार चाहिए थे। तो उस युग के मनुष्य ने कैसे बनाए होंगे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या आप जानते हैं कि इनो गंगा का मैदान बहुत उपजाऊ जमीन है तो भारत में? तो ये इसलिए क्योंकि बड़ी नदी गंगा अपने साथ बहुत साफ पानी लाती है, जो कि पीने और सिंचाई के काम में आता है। और यही एक वजह है कि यहाँ मौर्य, गुप्त और मुगल ये सारे साम्राज्य बने। तो लोहे की बड़ी तादाद में यहाँ पाने की वजह से इन्होंने बहुत उन्नति की, क्योंकि ये जानने के लिए पार्ट 4 में हम सब पढ़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मुख्य नगर जैसे कि आगरा, नासिक, पटना, लिखा है ना, पटना, कोलकाता, ऐसी बड़ी नदियों के तट, जितने भी अच्छे शहर है, चाहे वो पटना ले लीजिए गंगा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, नासिक वहाँ भी कोई नदी है। मतलब नदियों के किनारे क्यों होते थे? नदियों के किनारे इसलिए होते थे क्योंकि वहाँ पर होता क्या था, नदियों के किनारे पानी कोई दिक्कत नहीं होती थी, फल फूल जाता था, है ना। मोहनजोदाड़ो जो नदी किनारे था ना, सिंधु नदी में चला गया था वो, मूवी आप देखना। तो राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? देखिए राजनीतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि सरकार एक ऐसा शब्द है जिससे आप परिचित हैं। यह शब्द आपने कई बार पढ़ा होगा या टेलीविज़न पे सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि सरकार क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि सरकार नियम बनाती है और उस देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को वह नियम मानने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं,
तो आम इंसान ही उस व्यक्ति को मिलकर चुनता है और सरकार का निर्माण करता है। इस प्रकार सब मिलकर सरकार बनाते हैं जो देश के लिए नियम बनाते हैं। तो उस देश में जहाँ राज पलता हो वहाँ राजा या रानी या नियम बनाते हैं। तो सामान्य विज्ञान का संबंध हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए, राजनीतिक विज्ञान हम इसको कहते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में हम लोग राजनीतिक चीज़ें करते हैं, कैसे देश चलता है, कौन शासन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि समाज शास्त्र क्या होता है। देखिए समाज शास्त्र जैसे एक शब्द है, सोशोलॉजी से बना है। एक इंसान का व्यवहार समाज में कैसा होता है उसको समाज शास्त्र कहते हैं। सामाजिक स्तर पर समाज को समझने के लिए हमें समाज को पहचान, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है, क्योंकि समाज में चलाने के लिए एक अकेले मनुष्य की नहीं, पूरे समूह की ज़रूरत होती है। पूरे समूह को देखना पड़ता है। आप देखते हैं भारत में, देखिए ना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थशास्त्र मैंने पहले क्लियर कर दिया था, ये पैसे, रुपये पैसे से संबंधित है। जीवन कैसे संगठित है, कितना खर्च हुआ है, कितना आय है, कहाँ सदुपयोग होगा, क्या बजट होगा, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स से ही आज भी पूरा देश चलता है। लेट बी सपोज, अगर हम मान लें यहाँ पे कि भारत की, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया 140 करोड़ है, ठीक है, 140 करोड़ है यहाँ पर। तो 140 करोड़ में मैं इसका 1/3 कर देता हूँ या 1/4 कर देता हूँ। 1/4 में अगर करूँगा, नहीं 4 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 4 से डिवाइड करूँगा तो लगभग 25 मान चलते हैं, 25 करोड़ लोग जो है, 25 करोड़ लोग, समझिए 25 करोड़ लोग आप ये समझिए कि हर घंटे 1 रुपया टैक्स देते हैं, पर आवर 1 रुपया टैक्स देते हैं। यानी 1 घंटे में 25 करोड़ रुपया आ जाएगा। 1 घंटे में, 1 घंटे में 25 करोड़ आ जाएगा। तो 24 घंटे में कितना आ जाएगा, तो इस 25 करोड़ को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन में कितना आ जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, मैं आपको छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 25 चौके 100, जीरो हाथ में 10 और 25 दूनी 50 और 50 और 10 60, ये हो गया 600 और इंटू 30, यानी देखिए 6 तिया 18 और देखिए 1 2 3, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 18,000 करोड़, 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपया ये टैक्स का पैसा है। कितना, 1 महीना का। मैं तो ऐसी मोटा मोटी जोड़ रहा हूँ 1/3 करके। तो इससे ज़्यादा आप देखिए, एक माचिस लेते हैं, वहाँ भी आप टैक्स देते हैं, वो अलग आप पढ़ेंगे कि कैसे राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में बट जाती है वो। तो ये जो 18,000 करोड़ है, इसको अगर 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इंटू 12 आप कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 साल का बजट आ जाएगा यहाँ पर कि 1 साल में कितना आएगा। तो अगर आप 1 साल का बजट निकालते हैं तो 12 8 96 के 6 हाथ में 9 और 12 इकाई 12 9 21, ठीक है। ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 2 3, ये करोड़ रुपया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,16,000 करोड़ रुपया 1 साल में है। तो इससे क्या क्या बनता है, इससे सड़क बनता है कि नहीं, इससे सड़क बनता है, इससे हॉस्पिटल हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया आपका, इससे स्कूल हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गया आपका, या जो भी सरकारी चीज़ है इससे काम होता है, लोगों की सैलरी मिलती है, ये सारे काम होते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे से ही जो है पूरा देश चलता है, कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता है। समझ में आ रही है आपको बात। तो वही हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र में। तो इतिहास समझने, भूगोल, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर है मनुष्य का विकास। तो देखिए यहाँ पर है मनुष्य का विकास, कि मनुष्य का विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व मनुष्य देखा गया था। वो भले ही वनमानुष जैसा दिखता था, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ से हम लोग आगे जानेंगे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ था। यानी हम यहाँ से अब जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब एकदम आदि मानव से स्टार्ट करेंगे। आदि मानव से स्टार्ट करके आज के इंसान कैसे बना, ये हम अगले पार्ट में सीखेंगे, राइट। तो ये अगला पार्ट यानी पार्ट 3, आप वेट कीजिए, पार्ट 3 जल्दी आएगा और ये पार्ट 3 आपको मिलेगा। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में, जैसे सीमापुरी हो गया, दिलसाद गार्डन, दिलसाद कॉलोनी हो गया, शालीमार गार्डन, डीएलएफ हो गया, तो आप हमारे कोचिंग सेंटर गीता कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ सकते हैं। और आपके जान इर्द गिर्द में अगर कोई दिल्ली एनसीआर में है जो सीबीएसई से रिलेटेड है या दिल्ली बोर्ड में पढ़ता है, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है 9643480201। देखिए, अगर आप बाहर में हैं और आपको लगता है कि भाई अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ते तो फीस तो आपको देना ही पड़ता, लेकिन यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है और आपकी आत्मा और आपका दिल इस बात की इजाज़त दे, तो आप इस पर डोनेट भी कर सकते हैं। छोटा से छोटा अमाउंट भी
हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होगा। ठीक है, तो इस पर गूगल पे है, फ़ोन पे नंबर है। तो इसी के साथ आज के इस पार्ट को हम लोग बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम आगे के बारे में सीखेंगे, मनुष्य के बहुत इंटरेस्टिंग सीखेंगे। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगा। और जो मेरा सोशल साइंस पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल आपके दिमाग में पिक्चर, मतलब मैं आपको डायरेक्टर बना देता हूँ और आपके दिमाग में पूरा रील चलने लगता है, वीडियो चलने लगता है। और यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। तो खैर, इसी के साथ हम इसको बाइंड अप करते हैं। 25 मिनट का हो चुका है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।